नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं आज की मैराथन क्लासेस के लिए। तो आप सब जल्दी जल्दी से हाजिर हो जाइएगा आज की महत्वपूर्ण क्लास के लिए। आज वो सारे सवाल जो सप्ताह भर में आपकी चर्चा का विषय वस्तु बने रहे, वो सारे सवालों को आज हम हल करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ रहेगा हमारे लिए आज के लिए खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। आप सब आ जाइए जल्दी जल्दी से, आपके कमेंट बॉक्स आ रहे हैं। आप सभी को सुप्रभात, नमस्ते, नमस्कार। और पीछे हमारे लगा हुआ है बिहार की एक बहुत बड़ी भर्ती का कहीं ना कहीं प्रारूप क्या है इसके लिए मैं आपको बता दूं। बिहार राज्य के अंदर अभी हाल ही में 12,000 पदों के लिए इंटर लेवल से भर्ती की प्रक्रिया को शुरुआत किया गया, जिसके लिए हमारी टीम द्वारा नाम दिया गया नालंदा बैच, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और जीरो लेवल से हाई लेवल तक की स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको प्रॉपर थ्योरी बैच तब तक जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक ये सारी व्यवस्थाएं मुहैया रहेंगी। इसके लिए प्रारंभ में जो बैच के मूल्य रखे गए थे वो 699 रखे गए थे, लेकिन अब आपको 699 रुपए प्राइस पे नहीं करने हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको DM20 नाम का एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और जैसे ही इसको आप यूज करेंगे तो जो ये मूल्य आपका लिखा हुआ है इसमें आपको 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। एक जरूरी बात आपके लिए ये। दूसरी जरूरी बात ये कि अभी हाल ही में सितारों वाली भर्ती अर्थात दरोगा भर्ती के लिए बैच है हमारा साहब 2.0। इससे पहले साहब सफल बैच रहा हमारा, अभी साहब 2.0 नाम शुरू किया गया बैच। इसमें भी आपकी प्रॉपर थ्योरी बैच है और ये टिल टू एग्जाम डेट तक के लिए आपकी व्यवस्थित रहेगा ये पूरा आपका शेड्यूल। इसमें आपको क्या होगा, आपको इसके लिए 899 रुपए का मूल्य रखा गया था, लेकिन इस बात का ध्यान रखना इसमें भी अगर आप DM20 कोड यूज करते हैं तो आपको यहां पर भी 20% का बच्चे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सारी बातें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बहुप्रतीक्षित आर्मी लवर के लिए भर्ती है आपकी आपकी SSC GD की भर्ती, जहां पर आप प्रॉपर बैच हमारी टीम द्वारा लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया है महावीर बैच। अब ये महावीर बैच हमारे सारे महावीर अध्यापक उपलब्ध हैं यहाँ पर, और महावीर बैच के लिए अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं। महावीर बैच के लिए आप अगर चाहें तो इसके लिए जो मूल्य रखे गए थे प्रारंभ के लिए, प्रारंभ के मूल्य जो रखे गए थे बच्चे वो रखे गए थे आपके 600 रुपए, लेकिन ये जो आपका पहले का यहाँ पर स्लोगन लगा हुआ वो पहले का बेटा लगा हुआ है। अभी आप वर्तमान में यहाँ पर जो डिस्काउंट की व्यवस्था है वो 20% डिस्काउंट की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप DM20 कोड यूज करने के बाद अपना प्रॉपर DM20 कोड यूज करें और प्रॉपर आप जैसे ही इस यूज कोड यूज करेंगे आपको इस पर भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप प्रॉपर बैच के रूप में ले सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सब हाजिर हो चुके हैं क्लास के साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। तो ये है आपका एप्लीकेशन जो कि आप हमारी टीम का एप्लीकेशन है और वो फोनिक्स एकेडमी के माध्यम से आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फोनिक्स एकेडमी उन्नाव को, और यहीं से ही विधिवत आप सारी व्यवस्थाएं ऑपरेट कर पाएंगे, सारे कोर्सेज को परचेज भी कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारी टीम के द्वारा जो वर्तमान में कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण कोट है कि होके मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिएगा, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिएगा, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। एक बहुत बढ़िया सा कोट है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन जीवन में हमेशा सतत रूप से चलते रहने के फायदे आपको ये मिलेंगे कि आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन ये तय है आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कंपटीशन है बच्चे। कंपटीशन में वो नहीं जीता करते जो खरगोश होते हैं, कंपटीशन में वो जीता करते हैं जो कछुए होते हैं। धीरे धीरे एक एक बूंद रोज जमा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास घड़ा होगा, घड़ा भरा हुआ होगा ज्ञान का घड़ा, और प्रॉपर आप अच्छे ढंग से अपनी मेहनत को सफल बना पाए होंगे। चलिए आज के पहले सवाल की ओर बात करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने उल्लेखित है, पहला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल किसके द्वारा अभी हाल ही में जीता गया है। महिला हॉकी, सवाल क्या है बड़े बहुत ध्यान से पढ़िएगा, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। जापान के द्वारा जीता गया है, रूस के द्वारा जीता गया है, सिंगापुर के द्वारा जीता गया या भारत के द्वारा जीता गया है। तो आप का इसका उत्तर, एक मैराथन क्लासेस में आपका बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे कि आपके उत्तर का वेट करें, लेकिन हम आपको बेहतर ढंग से जानकारी दे पाएं, ये हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा। तो आप कहेंगे भारत के द्वारा भी हाल ही में इस टाइटल को जीता गया है, और इसका जो आयोजन किया गया था बच्चे, वो आयोजन किया गया था झारखंड के अंदर। कहां किया गया था आयोजन? आयोजन बच्चे झारखंड के अंदर किया गया था, ये आप ध्यान रखना। और झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन हैं, वो यहां पर उपस्थित रहे थे। हेमंत सोरेन वर्तमान में यहां पर उपस्थित रहे थे उन दिनों में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता, तो आप कहेंगे इस ट्रॉफी को किसने जीता, भारत के द्वारा जीता गया। अब दो बातें बहुत जरूरी हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि वर्तमान में भारतीय भारतीय महिला महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच कौन है,
तो आप कोच माफी नहीं चाहूंगा, कप्तान कौन है? तो आप कहेंगे सविता पुनिया वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है। कौन है बच्चे? सविता पुनिया है। गोलकीपर भी हैं और साथ ही साथ में आप ये कहेंगे सविता पुनिया वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कैप्टन महोदया हैं। ठीक है, कैप्टन महोदया हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से सीखनी पड़ेंगी, ये सारी बातें आपके लिए जरूरी हैं और आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षारत हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, सारे उत्तर आप सबके आ रहे हैं और बहुत प्यारे उत्तर आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करेंगे। अगला सवाल क्या है कि फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस महिला खिलाड़ी ने? चेस का मतलब आप समझते हो, चेस का मतलब हुआ शतरंज। क्या हुआ? शतरंज। विकल्प आपके सामने उल्लेखित हैं, यानी शतरंज खेल के भीतर अभी हाल ही में किसने क्या जीता हुआ है? शतरंज खेल के अंदर अभी आप कहेंगे कि ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अब आपके सामने विकल्प हैं हरिका द्रोणावल्ली, आर वैशाली, तानिया सचदेव या फिर आपको बताना है सानिया मिर्जा। अब आपको जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं या आपको फीमेल दिखाई दे रही है, यही इनमें आपको नाम लेना है। क्या आ जाएगा इसका सटीक नाम? तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। डन, जल्दी जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? तो आप कहेंगे सर इसमें सही जवाब आ जाएगा आर वैशाली। तो जिन बच्चों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आर वैशाली वो महिला हैं जिन्होंने फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब अभी जीत लिया है। कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं बच्चे, यहां पर आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपको नहीं पता इसमें, तो जापान को हराकर के जीता है। किसको? जापान को हराकर जीता है। ये ध्यान रखना, जापान को हराकर के जीता गया है। जापान को हराकर जीता गया। किसको हराकर जीता गया? जापान को। मान लो अगर समस्या इस बात की रहे कि किसको हराकर के जीता, तो आप बता पाए कि जापान को हराने के बाद ही बच्चे जीत दर्ज कर पाए हैं। बिल्कुल, तो यह आप बता पाएंगे कि आर वैशाली। अब एक बात और ध्यान रखना, भारत में मान्यता यह है कि भारत में ही शतरंज का आविष्कार हुआ। भारत में इसका क्या किया गया बच्चे? आविष्कार किया गया। कभी पूछ ले कि बताइए शतरंज का आविष्कार कहां हुआ था, तो आप कहोगे शतरंज का सर आविष्कार हमने जो पढ़ रखा है वो कहां है? भारत के भीतर ही आविष्कार हुआ है। ठीक है, और मैग्नस कार्लसन वर्तमान में विश्व चैंपियन है और इसके आधार पर ही आर प्रज्ञानंद, नाम तो सुना ही होगा, आर प्रज्ञानंद उसके उपविजेता रहे और अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। शतरंज से बारे में एक सवाल आ सकता है कि बताइए शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहां किया गया था? क्योंकि ये पहले मेजबानी मिलनी थी रूस को, लेकिन इसका आयोजन भारत में किया गया था। पहली बात, भारत में कहां किया गया? तो आप कहेंगे भारत में इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और हर खेल का बच्चे शुभंकर होता है, तो इसका भी शुभंकर था। इसके शुभंकर का नाम आप लिख लीजिएगा, इसके शुभंकर का नाम था थम्बी। क्या था? इसके शुभंकर का नाम बेटे थम्बी था। शुभंकर का मतलब मॉस्केट जो उसका होता है, ये क्या रखा गया? थम्बी। तो थम्बी शतरंज ओलंपियाड जो आपके भारत में तमिलनाडु में आयोजित किए गए मामल्लपुरम के भीतर, उसका शुभंकर था। और शतरंज ओलंपियाड भारत में ही हुआ। पूर्व में मेजबानी रूस को दी गई थी, लेकिन कोविड या और साथ ही साथ आपके यूक्रेन की स्थिति देखते हुए, यूक्रेन वॉर की स्थिति को देखते हुए इसकी मेजबानी भारत को सौंप दी गई थी। दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति प्राप्त हुई? आपको बताना है हीरालाल सामरिया हैं, विक्रम कुमार हैं, विनय ओझा हैं या दिनेश पासवान हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया और उसी की धारा 13 के तहत यह कह दिया गया कि भारत में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। अब आप ध्यान रखना, अभी हाल ही में इस पद पर जो अपॉइंट हुए हैं उन महोदय का नाम है हीरालाल सामरिया। क्या कहोगे? हीरालाल सामरिया। तो आपको जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये है हीरालाल सामरिया जी, हीरालाल सामरिया जी। और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो भी अधिकार प्रदत्त हैं, उन्हीं के अधिकारों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यप्रणाली पे आज काम करता रहता है। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और रही बात, ये देश के पहले दलित हैं, देश के पहले दलित व्यक्ति हैं जो इस पद पर गए हुए हैं। पहले दलित व्यक्ति बने हुए हैं जो क्या बने हुए बच्चे? आप कहेंगे मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए हैं। और ऐसे ही यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी लिखी हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी के फोटो आपको देख पा रहे हो आपके। द्रौपदी मुर्मू हमारी महामहिम है, राष्ट्रपति महोदया हैं। और ये भी ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू भी भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखना, पहली हैं ये। ठीक है, सभी लोग आप जानते हो, सभी लोग आप जानते ही हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी जाति से या जनजाति से संबंधित हैं। तो आप जनजाति पेपर में पूछी गई है, तो आप कहोगे इनकी जनजाति का नाम बच्चे क्या है? इनकी जनजाति का नाम संथाल है। ये संथाल जनजाति से संबंधित है। कैसे हैं बच्चे?
संथाल जनजाति से संबंधित हैं। मैं आपसे वादा करता हूं ये सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं और वही सवाल मैं डिस्कस कराता हूं आपसे, क्योंकि आपका समय जाया ना हो बच्चे, इसीलिए बहुत जरूरी है। और आज आपके मैं कमेंट ज्यादा नहीं लूंगा, उसका एक कारण ये है क्योंकि आपकी मैराथन है, ज्यादा समय जाया ना हो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है? अगला सवाल हमारे सामने ये है कि वर्ष 2025 में, साल 2025 में 24th 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? विकल्प आपके सामने उल्लेखित हैं, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड या जापान में। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो आपको विधिवत पता है कि इसका आयोजन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के भीतर किया जाएगा। कहां किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। अगर मैं भारतीय तीरंदाजी महासंघ के बारे में बात करता हूं तो आप जानते हो कि भारतीय तीरंदाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, तीरंदाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है बच्चे? तो आप कह सकते हो कि महासंघ के अध्यक्ष का नाम है अर्जुन मुंडा। क्या नाम है? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय भी इस समय वही संभाल रहे हैं। क्या नाम कहोगे? अर्जुन मुंडा बच्चे, अर्जुन मुंडा। नोट कर लेना, सवाल पेपर में तय है आपसे आएगा, तो अब ऐसा ना हो कि आप सवाल वहां बता ना पाए, बहुत जरूरी है। और बांग्लादेश के बारे में परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे सवाल पूछे तो आप आसानी से बताइएगा कि बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? शेख हसीना है। क्या नाम है? शेख हसीना। और शेख हसीना से मैंने आपको एक सवाल बता रखा है करंट अफेयर क्लास में ही, क्या कि टाइम्स पत्रिका के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम्स मैगजीन, टाइम्स पत्रिका के अनुसार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला, समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई है? तो आप कह सकते हो करने वाली महिला यही बन गई है। कौन? शेख हसीना जी। ठीक है, यहां से सवाल बच्चे आने तय हैं, आप तैयारी बनाए रखिएगा। और एक सवाल मेंशन और कर सकते हो आप, मेंशन ये कर सकते हो कि शहाबुद्दीन चुप्पू जी, शहाबुद्दीन जी वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू, चुप्पू वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बोलो इतनी बात समझ में आपको आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहतर ढंग से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, चितरंजन जी, गोल्डन बॉय, चलिए बढ़िया। सुभी, संध्या, सभी लोग उपस्थित हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है और सारे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का अगर पूछे तो प्रधानमंत्री बता दीजिएगा, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति अगर पूछे तो आप आसानी से इनके राष्ट्रपति के बारे में भी विवेचना कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। जरूरी सवाल आपका हो जाएगा। डन। चलिए अगले सवाल की ओर बात बच्चे करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या दे रखा है? अगला सवाल हमारे सामने है कि हाल ही में गेको की नई प्रजाति की खोज करी गई है, और गेको की प्रजाति कहां पर है? ठीक है, गेको क्या होता है ये अगर आप देखें तो छिपकली जैसी प्रजाति आपको दिखाई दे रही है। थार के मरुस्थल में देखा गया इसे है, या आप बता सकते हैं कि इसे कहां देखा गया? पूर्वी घाट में देखा गया है, या पूर्वी घाट के अलावा पश्चिमी घाट में देखा गया। और यहां पर विकल्प दे रखा है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान हम मान के चलते हैं, थार के मरुस्थल की ही बात यहां पर करी जा रही है आपसे। दो सवाल आपके बारे में पेपर में इस तरीके के बनते हैं, दोनों सवाल मैं आपको बता दूं खैर पेपर के लिए जानकारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट बच्चे यहां पे ये रह पाएंगे कि अभी हाल ही में इस तरीके की व्यवस्थाएं आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिली हैं। पश्चिमी घाट में अभी हाल ही में गेको की नई प्रजाति मिली है, और पश्चिमी घाट अभी और चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट में ही अभी हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई थी। क्या देखी गई थी? मशरूम की नई प्रजाति, मशरूम की नई प्रजाति भी यहीं खोजी गई थी, यहीं देखी गई थी। किस चीज की आपसे पूछा जाए तो आप बार बार आपसे पूछे, बार बार आप बताइएगा मशरूम की प्रजाति अभी हाल ही में यहां पर नहीं देखी गई थी। और पश्चिमी घाट की जब कभी विवेचना आपसे करी जाएगी तो ऐसे करी जाएगी, पश्चिमी घाट का विस्तार कहां है? तो आप कहेंगे सर ताप्ती नदी के दक्षिण में, यानी गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, या राजस्थान तो नहीं कहूंगा, पश्चिमी घाट राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र है। दोनों राज्य 1960 में अलग अलग विभाजित हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में है, कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अलावा अगर हम बात करें केरला में है, और केरल के अलावा एक और राज्य आपका तमिलनाडु। इन राज्यों में आपका विस्तार देखने को मिलता है। जल्दी से आप समझिएगा इस बात को लेकर के, ये वो राज्य हैं जहां पर आपको पश्चिमी घाट दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले एक उड़ती खबर आई थी। उड़ती क्या खबर आई थी? वास्तविकता से इसका वाकया था कि निचला बेसाल्ट पठार, निचला बेसाल्ट पठार बच्चे कहां खोजा गया है? तो आप आसानी से बता पाएंगे कि निचला बेसाल्ट पठार कहां खोजा गया था। तो आप कहेंगे सर निचला बेसाल्ट पठार पश्चिमी घाट पर ही खोजा गया था। कहां खोजा गया था? पश्चिमी घाट में खोजा गया था, महाराष्ट्र के भीतर। कहां खोजा गया था? तो आप कहोगे सर ये जो खोजा गया था ये भी कहां खोजा गया था? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया, महाराष्ट्र के भीतर इसको खोज करी गई थी। बोलो समझ में आपको आ रहा है? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और थार के मरुस्थल से कभी सवाल आपका आए तो आप ये ध्यान रखना, थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जो
इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, इसे चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपके लिए बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद भी आपसे रहने वाली है। चलिए अगले सवाल की ओर बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है गंगा उत्सव। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण, जो आपका गंगा फेस्टिवल है उसका जो 7वां संस्करण है बच्चे, वो आपका कहां आयोजित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, नई दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में या अहमदाबाद में। अब विकल्प तो मैंने बता दिए, सवाल तो मैं आपको करा ही रहा हूं, डिटेल फॉर्मेट में करवा रहा हूं, जो भी सवाल करवाया जा सकता है वो भी करवा रहा हूं, लेकिन दिक्कत है यहां, दिक्कत इस बात की है बच्चे कि आप अब इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से इन सब चीजों को ले रहे हैं। कारण यह है कि अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहां समझने में असुविधा आएगी, है ना। तो आप डेली रेगुलर सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच जो क्लास होती है आप उसे क्लास को लिया करें, और बेहतर आप अपने कंटेंट को कर पाएं और बेहतर रिवीजन कर पाएं। क्योंकि मैं करंट अफेयर जब पढ़ाता हूं आपको, तो जो पिछले क्वेश्चंस रहते हैं वो भी प्रॉपर रिवीजन करवा देता हूं, जिससे आपको रिवीजन करने की आवश्यकता बार बार ना लगे और साथ ही साथ आपकी सारी चीजें व्यवस्थित तैयार होती रहें। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये बात आप अच्छे तरीके से समझिएगा, उत्तर आप सबके आ ही रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और एक बात और ध्यान रखना, क्या बच्चे, जब गंगा की बात हम करते हैं तो ध्यान रखना, गंगा रिवर जो हमारी है, जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? गंगोत्री से होता है। कहां से होता है बच्चे? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और दूसरी जरूरी बात यह भी ध्यान रखना कि तत्काल समय में जब यह निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां कहां मिल जाती हैं? तो आप कहते हो सर देवप्रयाग में मिल जाती हैं। कहां मिल जाती हैं? देवप्रयाग में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? इन्हें उत्तराखंड में, मैंने पहले भी बताया, इन्हें उत्तराखंड में सास और बहू नदी के नाम से जानता है। ठीक है, सास और बहू नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात में। दूसरी जरूरी बात क्या है, ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग में जानी जाती है गंगा के ऑफिशियली नेम से। ठीक है, देवप्रयाग के बाद इसे प्रॉपर गंगा का नाम दिया जाता है। और गंगा के बारे में आप विधिवत जानते हैं, गंगा की कुल लंबाई कितनी बेटा? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह बांग्लादेश में एक नए नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से। पद्मा जो नाम मिला है वो कहां मिला हुआ? इसको बांग्लादेश में मिलता है। तो दोनों बातें आपके लिए जरूरी हैं, दोनों बातें अच्छे तरीके से करिएगा, हैंडल करिएगा और बहुत मेहनत से करिएगा। तो पद्मा नाम कहां पर है? बांग्लादेश में से पद्मा जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपके लिए, गंगा नदी के बारे में जो फैक्ट हमने बात करी, सारे फैक्ट के बारे में बात करी, इनको लिख लीजिएगा। और अलकनंदा कभी पूछे कि अलकनंदा कहां से निकलती है, तो आप अलकनंदा के बारे में बता सकते हैं। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कौन से? सतोपंथ ग्लेशियर से। एक ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, तो लिख लेना इसे कि सतोपंथ ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकनंदा पर अलग अलग आपके प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अलग अलग प्रयाग है। मेहनत करिएगा, सब कवर अप कर लेंगे। समय से लगेगा, बस समय लगेगा, गड़बड़ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अन्य शहरों के बारे में, तो लखनऊ आपका किस नदी के किनारे है? लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। कौन सी है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक, पटना गंगा के किनारे है, कोई डाउट ही नहीं है। और इसके अलावा जहां पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है वो भी यमुना के किनारे है। किसके? यमुना के किनारे है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना इस बात को। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्माण करने के लिए भी यमुना को जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आपको आ रही हैं? अगर इतनी बातें आ रही हैं तो एक बार थम्स कर दीजिए कि हाँ सर सारी बातें समझ में आ रही हैं और कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। एक बार थम्स कर दिया कि सारी बातें सर समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से हम कर लेंगे और प्रॉपर अच्छे तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं। बोलिए, मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं। डन, चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बात करता हूं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को अपॉइंट किया गया है, या प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है, कुप्पू शिव मूर्ति को, या राकेश मधुकर को? अब आपको जवाब देना है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन है इनमें से, क्या आ जाएगा आपका विकल्प। बड़ा बड़ा उत्तर करिएगा, तुरंत हम आपको इसका उत्तर भी बताते हैं। जल्दी जल्दी से बस आपको उत्तर देना है, क्या आ जाएगा इसका सटीक और सही जवाब। डन, क्या कहेंगे इसके जवाब के रूप में? तो आप कहेंगे सर इनमें से जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रवीण मधुकर साहब। कौन है? प्रवीण मधुकर साहब। तो जिन बच्चों का जवाब आपका बी ऑप्शन आ रहा है वो सारे बच्चे एकदम सटीक और सही जा रहे हैं अभी तक। प्रवीण मधुकर ही इसका सही जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रवीण मधुकर इसका एकदम सटीक जवाब आ जाएगा। बोलो, समझ में आपको आ गया? प्रवीण मधुकर, राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए
आगे बात करें बच्चों अगले सवाल की और अगला देखिए सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है हाल ही में किस संगठन या संस्था द्वारा प्रोजेक्ट कुशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताते हैं, प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा या आईआईटी मद्रास या फिर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो कुशा है उसके बारे में समझिएगा। चंद दिनों पहले गाजा के द्वारा क्या कर दिया गया बच्चे, इजराइल पर हमला कर दिया गया। गाजा पट्टी के क्षेत्र से एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास, हमास के द्वारा क्या कर दिया गया, हमास नामक संगठन ने जिम्मेदारी ली और 5000 रॉकेट दाग दिए, 5000 रॉकेट दागे, ठीक है, सोते हुए इजराइल के ऊपर। अब इजराइल पर दाग तो दिए, लेकिन समस्या इस बात की कि इजराइल ने भी उलटफेर किया। दुनिया भर की समस्त न्यूज एजेंसियां, दुनिया भर में तमाम बातें, सारी बातें होने लगी हैं, भी एक्टिव है सारी बातें। तो कुछ लोग इसको सही और कुछ लोग गलत मानते हैं, दोनों की अलग अलग राय हैं, दोनों की अलग अलग बातें हैं। तो आप देखते होंगे कि इजराइल में रॉकेट या मिसाइल को रोकने के लिए एक प्रणाली का नाम है बच्चे, जिसका नाम है आयरन डोम प्रणाली। क्या नाम है, नष्ट करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं, नष्ट करने वाली प्रणाली कहलाती है आयरन डोम प्रणाली। क्या कहलाती है बच्चे, आयरन डोम प्रणाली। तो कभी पूछे आयरन डोम प्रणाली कौन से देश की है, तो आप कहोगे सर आयरन डोम प्रणाली हमने पढ़ रखी है, आपने बताया था कि आयरन डोम प्रणाली रॉकेट और मिसाइल को नष्ट कर देती है हवा में ही। इस प्रणाली का कहां पर है, ये प्रणाली आपकी इजराइल के पास है, आपने ही बताया था, ठीक डन। तो अब ये प्रणाली जो आयरन डोम प्रणाली है उसी को भारत में और उन्नत विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए कुशा नाम दिया गया है। इसको नोट कर लेना, ये वो सवाल रहेगा जो पूरे साल के जो महत्वपूर्ण सवाल बनाते हो ना आप लोग, तो उन महत्वपूर्ण सवालों में से महत्वपूर्ण सवाल आपका है ये, ठीक है, यानी जरूरी वाले जरूरी सवालों में से आता है। तो ये आप कहोगे कि आपका प्रोजेक्ट कुशा जो है वो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित किया गया है या शुरुआत की गई है डीआरडीओ के द्वारा। अब ये क्या करेगा, ये इजराइल की जो रॉकेट और मिसाइल नष्ट करने वाली प्रणाली है आपकी आयरन डोम प्रणाली, उसी को ही उसी की तर्ज पर इसका विकास करेगा, बढ़िया काम करेगा डीआरडीओ के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब, डीआरडीओ के द्वारा इसका सही उत्तर आ जाएगा। डीआरडीओ के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, तो डीआरडीओ के बारे में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1958 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका सर दिल्ली में है, तो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है नहीं, दिल्ली में इसका क्या है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा जरूरी सवाल यहां पर यह आ सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आप आदर्श वाक्य कह सकते हो सर, इसका आदर्श वाक्य जो हमारा है वो है आपका बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य जो मूल है बल का वो क्या है बच्चे, विज्ञान ही है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका आदर्श वाक्य है। न जाने कितने पेपर में, न जाने कितनी परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा गया है कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य बालक क्या है, तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य कुछ और नहीं है, आप कहेंगे बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या होता है, जो उनके सिंबॉलिक रूप में यूज किया जाता है, वो बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ पर आपका विश्व को चूमने वाला, विश्व को जगजाहिर आपका इसरो के बारे में उल्लेखनीय है। तो इसरो की स्थापना आप जानते हैं इस बारे में कि 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना हुई थी बच्चे, तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना हुई थी, आप इसरो की स्थापना करोगे 15 अगस्त 1969 में। और क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना के तुरंत बाद आप कहते हो सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फिर तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु में इसका क्या है बच्चे, मुख्यालय है। एक जरूरी बात ये, दूसरी जरूरी बात, वर्तमान में 10वें अध्यक्ष इसके हैं, 10वें अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर एस सोमनाथ। 10th क्रम के इसके चीफ हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। क्या कहोगे, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द 10th चीफ ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में अंतरिक्ष विभाग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारत में अंतरिक्ष के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अंतरिक्ष के जनक में के रूप में हम विक्रम साराभाई को जानते हैं। किसे जानते हैं, विक्रम साराभाई को जानते हैं। पूरा नाम विक्रम अंबलाल साराभाई। एसएससी के पेपर में एक बार सवाल आ चुका है कि विक्रम साराभाई का पूरा नाम क्या है, तो आप कहोगे विक्रम अंबलाल साराभाई इनका पूरा नाम है। दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, सारी बातें आपको उल्लेखनीय ढंग से समझ में आए। और अभी हाल ही में नई उपलब्धि हमारी रही चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि चंद्रयान जो 3 है आपका, अभी हाल ही में वो किस तिथि को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि चंद्रयान 3 कब, यानी किस तिथि को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरा, और उतरने के बिंदु को नाम क्या दिया गया था, शिव शक्ति बिंदु। पढ़ाया आपको मैंने शिव शक्ति बिंदु। तो आप मुझे ये बताइएगा कि किस तिथि को उतरा है, ठीक है। क्यों, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही वो तारीख है जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अनाउंसमेंट की घोषणा करी गई है। क्या करी गई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा करी गई। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा,
अगर आप वो तारीख याद रख पाएंगे तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपको भय लग रहा है कि सर इसका उत्तर कैसे देंगे, तो आप अगर तारीख याद कर लेंगे तो आपको ये उत्तर भी मिल जाएगा। चलिए बढ़े अगले सवाल की ओर। बढ़िया, चलिए अगला सवाल हमारा ये कि किस देश के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर, नाम क्या है, नाम बहुत प्यारा है, जाम्बरी अब्दुल कादिर, अपनी पहली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। पहली आधिकारिक मतलब ये होता है कि ऐसी यात्रा जिससे पहले वो भारत की यात्रा पर नहीं आ पाए हैं। तो कौन है वो व्यक्ति, कहां से संबंधित हैं, नाम आपके सामने है, पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, हंसते मुस्कुराती सी फोटो है उनकी स्माइल करती हुई। मलेशिया से हैं, थाईलैंड से हैं, वियतनाम से हैं या सिंगापुर से हैं। आपको इन 4 विकल्पों में से उत्तर देना, तो आप कहेंगे सर इनमें से सही उत्तर आ जाएगा मलेशिया। इनका संबंध कहां से बच्चे, मलेशिया से इसका संबंध है। मलेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर है। और साथ ही साथ में अगर आपको यहां से हम बात करें, यहां मुख्य उत्पादन की बात करें तो मुख्य उत्पादन में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, रिंगिट करेंसी है बच्चे। करेंसी अगर पूछ ले तो रिंगिट बता दीजिएगा। मुख्य उत्पादन बच्चे क्या है, तो मुख्य उत्पादन यहां पर पाम ऑयल, पाम ऑयल का जो उत्पादन होता है उनमें शीर्ष देश आपका कौन सा है, आप यही कहेंगे पाम ऑयल के उत्पादन में ये बहुत शीर्ष स्थान है। दूसरी चीज, मलेशिया में एक खान है जिसको नाम कहते हैं इपोह खान, इपोह नामक खान। ये सवाल आपके लिए है कि इपोह नामक जो खान है वो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है, किसके उत्पादन के लिए इपोह नामक खान जानी जाती है। इपोह खान का संबंध किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा कि इपोह नामक खान का संबंध किससे है। पेपर में कई बार, पेपर में बहुतेरी बात पूछा गया है कि इपोह नामक खान का संबंध किस चीज से है। चलिए कमेंट आपके आ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से उत्तर भी दीजिएगा कि क्या कुछ हो जाएगा इसका उत्तर सही जवाब। ठीक है, डन। चलिए थाईलैंड की करेंसी है बाहत, ये भी ध्यान रखना। और बाहत के अलावा, इसके अलावा आप ये भी आ सकते हैं, वियतनाम की करेंसी का नाम डॉग है। ठीक है, और सिंगापुर का सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर जो है यहाँ की वो करेंसी है, मूल करेंसी है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। समझ आ रही है आपको बातें बच्चे, डन। चलिए बहुत बढ़िया, डन। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। आपको उत्तर इसका देना है, अभी तक उत्तर आया नहीं है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में कह रहा है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के लिए पर्यावरण के शोषण ना हो पाए उसको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है, 6 नवंबर को मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है या फिर 8 नवंबर को मनाया जाता है। आपको जल्दी से इसका जवाब देना है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर। तो आप कह दोगे सर कि 6 नवंबर के दिन, इस प्रकार का जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो 6 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अब कई बार कंफ्यूजन इस बात को होता है कि सर विश्व पर्यावरण दिवस तो हमने पढ़ा लेकिन इस प्रकार का दिन नहीं पढ़ा। ध्यान रखना, ये दिन भी आपको याद रखना पड़ेगा। और विश्व पर्यावरण तो दिवस तो आप जानते ही हो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, जो कि उल्लेखनीय और बहुत उल्लेखनीय और बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है आप सभी को बात, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल से पहले एक महत्वपूर्ण कोट जिसे आप पढ़िए और आनंद करिएगा। क्या शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसके बलबूते पर आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। दुनिया में वास्तविकता है आपके, अगर आप जिस परिवेश में पैदा हुए हैं वो समस्या नहीं है बच्चे। आपने परिवेश को बदलना नहीं चाहा, वो बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ना, गरीब पैदा हुए वो बुरी बात नहीं है, गरीब रह गए वो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हुए हैं, वैसे ही संरचना बनाई जैसे एक अन्य सामान्य व्यक्ति को बनाया हुआ। लेकिन दिक्कत इस बात की कि आपने सामर्थ्यवान बनना बंद कर दिया है। तो सामर्थ्यशील रहिएगा, पढ़िए, मेहनत करिए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी सोते हुए व्यक्ति को एकदम दहाड़ने का साहस देती है। कहते हैं ना, अम्बेडकर साहब का कोट में बार बार सुनाया करता हूं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब यह है कि आप अपनी कदम को बरकरार रख पाएंगे, अपनी छाप छोड़ पाएंगे। वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है कि भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते अभी हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, यानी कि विच नेशन अनाउंस इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक, राइट। ऐसा कौन सा देश है, जापान है, इटली है, आइसलैंड है या इंडोनेशिया है। कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में
आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब जाहिर सी बात है, भूकंप आए, लोगों का भय है, भूकंप आया और मान लो ज्वालामुखी फट गया, कितनी तीव्रता रही, कितनी तीव्रता नहीं रही, उसे आंकना बहुत मुश्किल है उस समय। ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलेगा, प्रॉब्लम्स होंगी, क्रिएशंस होंगी, ये सारी बातें हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, दुनिया में जापान के अंदर अगर बात करें तो जापान के अंदर बहुत प्रसिद्ध सा ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा भी जाता है पेपर में। दूसरी बात, इटली का पूछा जाता है विशुवियस, इटली का विशुवियस, ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया में दो ज्वालामुखी जो बहुत पूछे जाते हैं, माउंट मेरापी, क्योंकि ये एक्टिव वॉल्केनो है, इनमें भूकंप हुआ, इनमें वो क्या नाम उद्गार हुआ ही करता है, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग। कहाँ का है बालक? तो माउंट सिनाबुंग कहीं और का नहीं है, माउंट सिनाबुंग बच्चे आपका कहाँ का है? माउंट सिनाबुंग आपका इंडोनेशिया का है। बचा क्या हमारे पास? तो बचा तो हमारे पास वही, इसका सवाल आंसर आ जाएगा क्या? आइसलैंड। क्या आ जाएगा? आइसलैंड। अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? तो आप कहते हो प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो कभी सवाल पूछे कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर के आसपास के क्षेत्र से, तो आप कहोगे सर प्रशांत महासागर। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्टिव वॉल्केनो की संख्या सर्वाधिक है, ये प्रॉपर आपका इर्द गिर्द घुमा हुआ क्षेत्र है, एक सर्किल की आकृति में दिखाई देता है, जिसमें से रिंग ऑफ फायर, फायर मतलब आग, आग का संबंध ज्वालामुखी से ही दिखाया गया है। तो ये प्रशांत महासागर के अंदर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्या कुछ बातें और रह सकती हैं? तो ये आप देखिएगा, यहां पर एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि एक घंटे के अंदर 150 अर्थक्वेक किसी देश में आ जाएं। समझ रहे हो? एक घंटे में 150 झटके देखने को मिले, किसके? अर्थक्वेक के देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात है, इमरजेंसी तो लगनी ही थी। आप ये देखिएगा, ये है आपका आइसलैंड का नक्शा, ठीक है। शांति के सूचकांकों में आइसलैंड हमेशा ऊपर रहता है। आप देखिएगा, इसकी राजधानी है रेक्वेजिया या रेक्सैविक। हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, रेक्सैविक, ठीक है। चूंकि ये यूरोपीय देश है तो अपनी भाषा कई बार अजीब ढंग से लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन हिंदी में हमें पढ़ने में कुछ और आ जाता है। तो ये प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपरी भाग में है। और साथ ही साथ में ग्रीनलैंड सागर जो आपको दिखाई देता है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं आपको, ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। उसके दक्षिण में स्थित एक आपका प्रॉपर नेशन है आइसलैंड। समझ में आपको आ रहा है? आइसलैंड, बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम बातें आपको जो मैंने बताई, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा चंद दिनों पहले ही अभी भारत के साथ साथ में आपको भूकंप देखने को मिला था नेपाल में। ज्यादा दिन नहीं हुए, रात में लोग सो रहे थे और अचानक से नेपाल में इसका केंद्र रहा था। केंद्र कहाँ था? तो आप कहेंगे केंद्र इसका था सर नेपाल में। और भारत में भी भूकंप के झटके देखने को मिले, यानी पूरा उत्तर भारत सहम गया था भूकंप के झटकों से। तो ये भी एक घटना ऐसी थी जो नेपाल के अंदर घटना आई। नेपाल में इससे पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी हो चुकी है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये घटना भी नेपाल से ही संबंधित है। आगे अगर बात करें तो ये आपका मैप है आपका कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का, वही अफगानिस्तान जो कभी पूर्व में भारत का अखंड हिस्सा रहा, बाद में ये अलग हो गया। और इसी क्षेत्र में एक जगह पड़ती है हेरात। अफगानिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है हेरात। आप इतिहास जब पढ़ते हो तो हेरात आप पढ़ते हो, काबुल, कांधार, हेरात, है ना। तो ये हेरात का जो क्षेत्र है, हेरात के भीतर अभी एपिसेंटर आपको देखने को मिलेगा इसका, कहीं ना कहीं भूकंप का जो एपिसेंटर रहा अर्थक्वेक का, ये रहा आपका हेरात में। और यहां 2000 लोग मारे गए। अब ये खबर दब क्यों गई? आप कह रहे होंगे सर ये खबर तो हमने सुनी नहीं। देखिए, खबर इसलिए दब गई क्योंकि ये घटना उसी दिन के आसपास की जब इजराइल के ऊपर गाजा पट्टी से हमला किया गया था। तो हमले के चक्कर में अर्थक्वेक जैसी खबर बच्चे दब गई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ऐसी खबर को किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया। अब जब तवज्जो नहीं दिया तो जाहिर सी बात है ये दब जैसी खबर जैसी क्या रही? दब जैसी गई। हालांकि खबर त्रासदी से कम नहीं है, जहां पर 2000 लोग मर जाएं, ये छोटी बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मीडिया खबरों ने, मीडिया चैनलों ने उठाई नहीं। कारण क्या था वो आप जानते हैं। खैर, आगे अगर बात करें तो आप इस समय पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मोरक्को, मोरक्को में भी आपको भूकंप देखने को मिला था। मोरक्को का एक शहर है मार्केस। क्या है? मार्केश। तो मार्केस के अंदर भूकंप देखने को मिला था। मोरक्को के मार्केस शहर में आपको भूकंप, मार्केस जैसे शहर के समीप आपको केंद्र बिंदु में देखने को मिला था। अब बच्चे क्या गलती करेंगे? मोरक्को की राजधानी भी मार्केस लगा के आएंगे? नहीं भैया, मोरक्को की राजधानी का नाम रबात है। क्या है? रबात। रबात इज अ कैपिटल ऑफ मोरक्को। वही मोरक्को, जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो इब्न बबूता, इब्न बबूता। और इब्न बबूता की रचना का नाम क्या है? रेहला। रेहला बच्चे किसकी रचना का नाम है? तो आप कहते हो रेहला जो है वो इब्न बतूता की रचना का नाम है। ये दोनों बातें आपके लिए जरूरी हैं, दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सारी ही बातें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। डन? समझ में आपको आ गया? तो मार्केस केंद्र बिंदु रहा था। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, ये है आपका तुर्की।
ये आपका है तुर्की। अब तुर्की की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तुर्की में भी जब भूकंप आया कौन सी प्लेट पर आया, तो आप ये याद रखना, एनाटोलियन प्लेट पर। किस पर? एनाटोलियन प्लेट के ऊपर। एनाटोलियन प्लेट पर ही आपको भूकंप देखने को मिला था। इन एनाटोलियन प्लेट पर जब भूकंप की स्थिति, प्लेटों में विवर्तन हुआ और अचानक से क्या आ गया? भूकंप आ गया। और भूकंप के चलते भारत ने एक मदद भेजी, कौन से ऑपरेशन चला करके, तो आपको मैंने बता रखा है इसके बारे में कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त का संचालन किया। किसका संचालन किया? ऑपरेशन दोस्त का संचालन किया। और ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से बच्चा क्या किया? यहां सहायता भेजी। लेकिन तुर्की ने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे कोई मुद्दे हमारे साथ आते हैं, इस मदद के तुरंत बाद उसने तुरंत पलटी मार दी और तुरंत हमें यह दिखा दिया कि ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से कोई लाभ नहीं होता। पर कोई बात नहीं, हमारे पास तो विश्वास इस बात का है ना, वसुधैव कुटुंबकम का, कि दुनिया ही परिवार है। खैर कोई बात नहीं, इस परिवार अगर एक सदस्य ने साथ नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, साथ कोई ना कोई देगा। बहरहाल तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑपरेशन दोस्त जो है आपका ये चलाया गया था। आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? चाचा नेहरू की जयंती, जवाहरलाल नेहरू की जयंती, और इसी दिन मनाया जाता है आपका बाल दिवस। सवाल क्या है? 16 नवंबर को, 10 नवंबर को, 14 नवंबर को, या फिर 15 नवंबर को। एक ऐसा सवाल है जो हम बचपन में पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र को बड़ा किया हमने, और ये सवाल बहुत बेहतर ढंग से हमें आता है, कहीं ना कहीं सभी बच्चों को ही आता है। डन। तो आप ये कह पाएंगे सर कि 14 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? मन में एक सवाल इस बात का रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि इसी दिन अगर हम सवाल की ओर देखें तो 14/11/1889 यानी इनका जो जन्म हुआ था बच्चे, इनका जन्म इसी दिन हुआ था, आपके 14 नवंबर को ही 1889 में। जन्म कहां हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था प्रयागराज के अंदर। कहां हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, पेशे से बहुत दिग्गज वकील थे मोतीलाल नेहरू। और वही मोतीलाल नेहरू जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था, और बाद में 1929 में इन्हीं के अधिवेशन में वो रिपोर्ट नहीं मानी गई, और इनका निधन कब हुआ? 27 मार्च 1964। भारत के लंबे कार्यकाल के रूप में चाचा नेहरू को जानते हैं या जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। इनके नाम के ऊपर बहुत सारे अलग अलग संगठन, अलग अलग समुदाय और अलग अलग संस्थान वर्तमान में संचालित हैं इनके नाम के ऊपर। अगर हम बात करें इनके विषय वस्तु के बारे में तो यहाँ पर कुछ बहुत सारा डेटा दे रखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। क्या? द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से हम जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। और दूसरी जरूरी बात यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 15 अगस्त 1947 को पहले सेरेमनी होस्ट करी थी। किसके बारे में? आजादी के, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं इस बारे में। और इन्हें 11 बार शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, आपके 11 बार किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करना पीस के नोबेल के लिए, शांति के नोबेल के लिए। शांति का नोबेल आपको पता है, मैंने पढ़ाया आपको शांति का नोबेल, कि शांति का नोबेल आपका जो है, ये बच्चे प्रॉपर आपको इस बात का समझ रखनी पड़ेगी कि शांति का जो आपका नोबेल है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नोबेल की कुल 6 श्रेणी होती हैं, इनमें से अकेला ऐसा नोबेल शांति का है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस डे के बारे में, जिसके बारे में हमने बात करी, चिल्ड्रंस डे इनके जयंती पर मनाया जाता है, बर्थडे पर मनाया जाता है। इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बच्चे बुलाते थे, चाचा नेहरू या चाचा जी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चे और क्या बातें इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन और मनाया जाता है जिसे कहते हैं हम वीर बाल दिवस। क्या कह पाएंगे? वीर बाल दिवस। अब वीर बाल दिवस आप जानते हैं इस बात में कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जो उनकी कुर्बानी थी, उनका जो बलिदान था, उसकी स्मृति में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। एक सवाल इस बात का है कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना ये मनाया जाता है बच्चे 26 दिसंबर को। ठीक है, भारत सरकार ने इस व्यवस्था को 2022 में जब शुरुआत किया, 2022 में से मनाया, तो एक नए दिन के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक दिन आप देखोगे स्टार्टअप दिवस, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपसे मैं लूंगा सवाल, आप मुझे उत्तर करेंगे इस बात में कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। ये भी उन दिनों में से है बच्चे जब नए दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो नए दिनों में से सूची में आपको इसका भी दिन आपको पढ़ना पड़ता है। डन, समझ में आपको सवाल आ रहा है? वीर बाल दिवस कब मनाया गया, और साथ ही साथ जो मैंने आपको घर के लिए काम दे रखा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, तो ये कुछ किताबें हैं चाचा नेहरू की जिनके बारे में अक्सर सवाल पेपर में पूछा जाता है, और हम लगभग जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो लगभग जरूर पढ़ता है इन पुस्तकों को। क्या क्या कुछ किताबें हैं आपकी, आप देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी से।
यहाँ पर एक पहली किताब है जब चाचा नेहरू या कह सकते हैं वो जेल में थे और उन दिनों ने उन्होंने किताबें बहुत सारी लिखी अपनी बिटिया के नाम, यानी इंदिरा गांधी के नाम पर। कौन कौन किताबें आप देखिएगा। एक किताब का नाम है लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, यानी कि एक पिता के किस तरीके से पुत्री को पत्र लिखे गए उनके ऊपर आधारित थी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी किताब है, तब भी आप कहोगे नेहरू जी की किताब है। इसके अलावा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब न जाने कितनी बार पेपर में आपसे पूछी जाती है, ये बहुत पसंदीदा सवाल है, इसे यहाँ से आते हैं। और एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी किताब किसकी है, तो ये भी आपकी जवाहरलाल नेहरू की है। ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से सीखनी पड़ेंगी। और नेहरू जी का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो, आपका किस तरीके से कहते हो आप, 1929 का अधिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत पेपर में पूछा जाता है। चलिए, उम्मीद है आप सब अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे, अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल, कि विश्व बैंक ने भारत के वो कौन से पड़ोसी देश की वित्त व्यवस्था को बहाल करने के लिए, मजबूत करने के लिए 150 मिलियन डॉलर की राशि अनाउंस करी है। तो वो ऐसा देश कौन सा जिसको 150 मिलियन डॉलर की राशि अभी अनाउंसमेंट करी गई है। यहाँ पर देश तो बच्चे नहीं है, यहाँ पर देश नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ और नई तरीके से आपको मैं देश लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, नए तरीके से यहाँ पे मैं देश लिखे दे रहा हूँ, तो बहुत समय मैं नहीं लूंगा, अच्छे तरीके से आपको एकदम जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं आपको लिख दूंगा क्या कुछ बातें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात ही नहीं है बच्चे, परेशानी की क्या बात है, आप पढ़ने आए हुए हैं, कोई डेटा ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सर यहाँ पर हम देश लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देश कौन कौन से हो सकते, तो आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा इसका उत्तर, श्रीलंका, क्या कहोगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। क्या आ जाएगा कमेंट, अब बताइए कमेंट में। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबके उत्तर तो बच्चे बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, इनमें से उत्तर क्या दे देंगे आप ये कहेंगे सर इनमें से जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा श्रीलंका। देखिए आपको मैं बताऊं, दुनिया के ऐसे जितने भी देश थे बच्चे, जिन देशों की व्यवस्था केवल और केवल टिकी हुई थी किसके ऊपर, पर्यटन के ऊपर, और ऐसी चीजों के ऊपर जो केवल और केवल आयात और निर्यात परमानेंट जारी रहे, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी दुनिया में बहुत सारी हैं, जैसे ब्रिटेन, जैसे मालदीव, जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका श्रीलंका, ये सारे देश आपको अगर देखेंगे तो दिवालिया होने के कगार पर एकदम से आ ही गए थे, है ना, दिवालिया होने के कगार पर आ ही गए थे। तो ऐसे देशों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड बैंक सामने आया और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको 150 मिलियन डॉलर राशि देंगे और बेहतर ढंग से अपना काम चलाइए और अपना काम काला चला करके आगे बढ़ जाइए, आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके लिए फंडिंग करेंगे। तो ये फंडिंग जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी जा रही है कि आप बेहतर रह पाएं, आप बेहतर ढंग से अपना काम चला पाएं। तो ये जो डेटा है बच्चे, ये श्रीलंका के साथ अनाउंसमेंट की गई है और आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो आप कहोगे दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने वर्तमान में क्या है बच्चे, दिनेश गुणवर्धने वर्तमान में क्या है, दिनेश गुणवर्धने ये आपके प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें, ये किया जाए कि प्रेसिडेंट कौन है, तो आप कहोगे रानिल विक्रम सिंघे। क्या कहोगे, रानिल विक्रम सिंघे। वर्तमान में आके राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बातें आप ध्यान रखना। और श्रीलंका की अगर पुरानी राजधानी पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर पुरानी राजधानी, अब नई राजधानी हर बच्चे को याद है, पुरानी राजधानी इसकी कैंडी है। क्या है, कैंडी राजधानी पुरानी है, कैंडी क्रश खेलते हो ना, तो कैंडी इसकी पुरानी राजधानी है। दूसरी बात, अगर हम अन्य सवालों के बारे में बात करूं, ध्यान रखना, अभी वर्तमान में इसकी राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोट्टे, कोलंबो व जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जयवर्धनेपुरे कोट्टे क्या है बच्चे, इसकी राजधानी है। सवाल समझ में आपको आ जाएगा अच्छे तरीके से। और सिंघली यहाँ की भाषा है, क्या है बच्चे, सिंघली जो है यहाँ की भाषा है। क्या कहोगे, सिंघली यहाँ की क्या है बच्चे, भाषा क्या है यहाँ की, तो आप कहोगे सर यहाँ की भाषा जो है वो कोई और नहीं है, सिंघली है। सर आराम से आप कवर अप करा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, आप प्रॉपर मेहनत कर लेंगे। समझ में आ रही हैं सारी बातें, क्योंकि ये आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सवाल अगर कराए जा रहे हैं तो इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आप बेहतर और बेहतर कर पाए, है ना, अपने पेपर में और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएं और बेहतर से बेहतर कर पाएं। इसीलिए आपके लिए प्रयास हम भी करते हैं और आप भी प्रयास करते रहिएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष महोदय हैं, क्या नाम इनका है, अभी हाल ही में बने, नाम इनका है अजय बंगा, नाम तो सुना ही होगा, भारतवंशी हैं, पहले ये माइक्रोसॉफ्ट आपके कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ के बाद अब अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं बच्चे। क्या है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं।
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अब एक सवाल वर्ल्ड बैंक से आता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो अजय बंगा के बारे में समझ लिया है। अब आप ये यहाँ देखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई है, एक सम्मेलन हुआ, इसको कहते हो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या कहते हो बच्चे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसकी आधारशिला रखने की बात 1944 में करी गई, बट प्रॉपर स्टार्ट करता है ये कहाँ से? 1945 से, 1945 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो आप कहते हो इसका सर हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है बच्चे? हेडक्वार्टर है। अब दूसरी जरूरी बात यहां पर आपके लिए है आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ के बारे में ध्यान रखना कि आईएमएफ की वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं, पहले तो अध्यक्ष देख लेते हैं, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। क्रिस्टिना जॉर्जिवा, क्या कहोगे? क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी क्या है बच्चे? अध्यक्ष हैं। पहली बात तो यहां से आने वाला सवाल आपका रहेगा। दूसरी बात आपका सवाल यहां आ जाएगा आईएमएफ के उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष तो और इंपॉर्टेंट है भाई साहब। उपाध्यक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर भी भारतवंशी हैं। कौन? गीता गोपीनाथ। क्या कहोगे? गीता गोपीनाथ जो हैं ये भारतवंशी हैं और ये वर्तमान में यहाँ की क्या हैं? वर्तमान में ये उपाध्यक्ष महोदया हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डन। तो आईएमएफ का मुख्यालय भी वहीं पर है और इसकी स्थापना वर्ष भी वही माना जाता है जो इसका स्थापना वर्ष है। दोनों बातें आपके लिए जरूरी थी, मैंने आपको बता दी हैं। पेपर में जो सवाल आने वाले हैं बच्चे, वो सवाल सटीक और यही रहने वाले हैं। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा और कितना सुदृढ़ ढंग से आप इसको याद कर पाते हैं। समझ में आ गई बातें? डन, चलिए बढ़िया। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल ये देखा है, ध्रुवीय अनुसंधान कार्य पर $1 बिलियन, ध्रुवीय अनुसंधान कार्य पर $1 बिलियन खर्च करने की योजना किसने बनाई है? यानी पोलर एरियाज में, जो आपके पोलर एरियाज हैं, तो पोलर एरियाज में रिसर्च कार्य के लिए 1 बिलियन, बहुत बड़ी राशि होती है 1 बिलियन बच्चे, 1 बिलियन खर्च करने के लिए किसने अभी हाल ही में समझौता किया हुआ है? विकल्प आपके सामने मुहैया है, लेकिन मैंने मॉर्निंग में भी यही बात कही थी, अभी आपको फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको एक विकल्प ऐड करना पड़ेगा। विकल्प आपको ऐड करना पड़ेगा फ्रांस। और जाहिर सी बात है, अगर मैं विकल्प ऐड कर रहा हूं, अगर ऐड ही कर रहा हूं, तो इसका विकल्प का मतलब उत्तर भी यही आ जाएगा। क्या? फ्रांस। फ्रांस इसका बच्चे राइट आंसर आ जाएगा। फ्रांस ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि हम आने वाले समय में पोलर रिसर्च के ऊपर क्या करेंगे? 1 बिलियन खर्च करेंगे। लेकिन 1 बिलियन बहुत बड़ी राशि है बच्चे डॉलर के हिसाब से, तो ये एकदम से खर्च नहीं करी जाएगी। कैसे खर्च करी जाएगी? तो ये खर्च करी जाएगी 10 वर्षों के भीतर। कब खर्च की जाएगी? आप कहेंगे इसे खर्च किया जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पर। 10 वर्षों में खर्च की जाएगी। ठीक है, ध्रुवीय कार्यों के लिए 10 वर्षों में से खर्च किया जाएगा। दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। होप आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। डन, चलिए। तो ये फ्रांस का उत्तर आ जाएगा। और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष आप जानते हैं इमैनुअल मैक्रो हैं। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो वर्तमान में क्या है? इसके वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये बात ध्यान रखना। और फ्रांस की राजधानी बच्चे पेरिस। मैंने कई बार बता रखा है आपको, पेरिस अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। कारण क्या है कि पेरिस में 2024 के क्या होने वाले हैं? ओलंपिक। भारत के बहुत सारे खिलाड़ी अपना कोटा कटा चुके हैं ओलंपिक जाने के लिए। और 2028 के ओलंपिक यूएसए में होंगे, लॉस एंजलिस में। और यहाँ पर क्रिकेट सहित 4 नए खेलों को शामिल किया गया, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2032 के ओलंपिक जो किए जाएंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। और 2036 की मेजबानी भारत ने मांगी हुई है। कई बार चीख चीख के बता चुका हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि भारत ने मांगने की बात करी है। हो सकता है भारत को मेजबानी अगर मिल गई तो बढ़िया सा हो जाएगा, सब बढ़िया सा हो जाएगा। अब पोलर के बारे में बात कर लेते हैं, ध्रुवों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक हिस्सा है आपका अंटार्कटिका का और एक हिस्सा है आपका प्रॉपर आर्कटिक एरियाज का। तो आर्कटिक एरियाज के ऊपर हम ये काउंट करते हैं कि इसके ऊपर बच्चे क्या है? एन पोल है। क्या है? एन पोल है। और यहां अगर देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा दक्षिणी ध्रुव। कैसे इसको समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर आपका अर्थ का ये जो हिस्सा है आपका, ये इसे माना जाता है एन पोल, और जो आपका ये वाला हिस्सा दिखाई देता है ये आपका एस हिस्सा है, यानी दक्षिणी हिस्सा है। दोनों बातें आप ध्यान रखना, दो ही पोल होते हैं, दोनों ही पोलों के बारे में बात की जाती है। आपका एक तो उत्तरी पोल, एक दक्षिणी पोल। समझ में आ रही है आपको बातें? बढ़िया, दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से अगर आ रही हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप बेहतर तरीके से क्लास को अपनी कवर अप कर रहे हैं और ये बहुत प्यारी बात है। अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में मैंने पहले भी समझा रखा है, दोबारा मैं आपको पुनः समझा दे रहा हूं अंटार्कटिका के बारे में क्या कुछ सवाल यहां से आ सकते हैं। तो अंटार्कटिका के बारे में आप सब ध्यान रखना, अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है, यहां पर भारत के आपके प्रॉपर शोध संस्थान हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है दक्षिण गंगोत्री, ये डिकमीशन हो गया है, यानी अभी वर्तमान में सक्रिय नहीं है। इसके अलावा भारतीय वर्तमान में भी सक्रिय अवस्था में है। तो ये वो हैं जो आपके वाकई में अभी वर्तमान में एक्टिव हैं। एक पेनिनसुला है, ये जो प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीप कहलाता है पोलमर प्रायद्वीप। क्या कहलाता है?
कहलाता है? पोलमर प्रायद्वीप। और ये एक ऐसा प्रायद्वीप है, पोलमर प्रायद्वीप, जो पूरे वर्ष भर ढका नहीं रहता है। ये पेपर में सवाल आता है कि बताइए वर्ष भर जो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बर्फ से ढका नहीं रहता। तो वर्ष भर बर्फ से ना ढका रहने वाला, बर्फ से ना ढका रहने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहते हो पोलमर प्रायद्वीप। है कहां पर? अंटार्कटिका का हिस्सा है, आपको दिखाई देगा। समझ में आपको आ रहा है पोलमर प्रायद्वीप के बारे में? बिल्कुल समझना भी चाहिए आपको। दूसरी जरूरी बात यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या? अंटार्कटिका अगर जनसंख्या में देखोगे तो जनसंख्या में इसे जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। ठीक है, महाद्वीप कहलाता है। बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए गए हैं देखो, आप जानते हैं इस बात में। इसे विज्ञान को समर्पित हम कहते हैं कि यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। कैसा है? तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है ये, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। और इसे ही हम ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा, दिखने में एक जैसा दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं इसको हम क्या, कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, या तैरता हुआ महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं इसको हम, तैरता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, तैरता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। सवाल समझ में आपको आ रहा है? बहुत जरूरी बात है बच्चे, बहुत जरूरी बात है। बेहतर और बेहतर करने की तलाश में जुटेंगे हम। लेकिन क्षेत्रफल में यह बच्चे ध्यान रखना, क्षेत्रफल में यह विश्व में 5वें क्रम पर आता है। यानी महाद्वीपों में, कुल महाद्वीपों में, कुल महाद्वीपीय क्षेत्रफल में, महाद्वीपों के 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल को देखा जाए, महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखोगे इसे, तो आप देखोगे यह 5वें स्थान पर आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छे तरीके से समझ में सारे सवाल आ गए होंगे, बहुत अच्छा, उम्मीद है मुझे पूरी अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि 7 से 9 नवंबर के बीच में बोंगो सागर 2023 नाम का जो अभ्यास आयोजित किया गया है, वो कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में किया गया है, या बांग्लादेश और भारत, या नेपाल और भारत के बीच में इसका आयोजन किया गया है? तो एक बात ध्यान रखना, जिस देश के बीच में हुआ है उसी देश के बीच में आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा संप्रति, संप्रति और मित्र शक्ति, ये अभ्यास भी बच्चे किसके बीच में होते हैं? एक्सरसाइज संप्रति और एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये दोनों अभ्यास भी उसी देश के साथ में होते हैं जिसके साथ में अभी हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि सर ये अभ्यास आपके बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रहे हैं। दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। क्यों बहुत जरूरी हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कि बांग्लादेश के अंदर बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और बे ऑफ बंगाल में ऐसे सामान्य नहीं बच्चे, INS किल्टन और INS कुठार, दो जहाज भी हमारे नेवी के गए हैं, INS किल्टन और INS कुठार, दो अब आपके कहीं ना कहीं गए हुए हैं। दोनों बातें ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक आपका डोर्नियर नाम का जो विमान है, जो कि एक गश्ती विमान है। डोर्नियर एक प्रकार का क्या है बच्चे? गश्ती विमान है। ये भी यहाँ पर यात्रा पर गया हुआ है, गश्ती विमान दोनों की यात्रा पर गया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो ये अभ्यास हो रहे हैं और अभी हाल ही में ये अभ्यास भी कंप्लीट हुआ है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो नया सवाल ना करा करके आप यहीं से समझ लीजिए कि मित्र शक्ति अभ्यास इनके बीच में होता है। मित्र, बहुत ज्यादा मित्रता है, इसीलिए दोनों देश 6 दिसंबर को क्या मनाते हैं? दोनों देश 6 दिसंबर को, दोनों देश क्या मनाते हैं? दोनों ही देश आपके 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को दोनों देश क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं कौन? दोनों देश। तो आप कहोगे भारत और बांग्लादेश, दोनों ही दो देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पेपर में खूब पूछा जाता है, तैयारी अपनी बरकरार रखिएगा, पेपर में अगर आए तो अच्छी तरीके से आप बता दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत उल्लेखनीय है। मोदी जी और शेख हसीना यहाँ पर उल्लेखित हैं। तो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, और ये हैं शेख हसीना। ये कौन है? शेख हसीना जी हैं। और शेख हसीना वर्तमान में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और मैंने अभी आपको चंद मिनट पहले ही बताया कि शेख हसीना सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली, नेपाल या पूरी दुनिया में टाइम्स पत्रिका के अनुसार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली एक महिला सदस्य हैं, जिनके बारे में पेपर में अगर आपसे पूछा जाए, बताया जाए, तो आप आसानी से बता पाएं, मेहनत कर पाएं। दोनों बातें जरूरी हैं। ठीक है, सारी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ये मेरा भरोसा है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ, डिलीवर हो रही सारी बातें, बेहतर कर पा रहे हैं। एक बार कमेंट बता दीजिएगा सर, सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? एक बार कमेंट बता दीजिएगा कि सारी सारी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल से पहले आप आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश की स्थिति बच्चे ये ऐसी है कि सबसे लंबी सीमा अगर आप देखोगे 4096 किलोमीटर की, लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, वो सबसे लंबी सीमा हम बांग्लादेश के साथ में ही बनाते हैं। तो जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी होती हैं उनके साथ अपने संबंध बुरे नहीं रखे जाते, पड़ोसी नहीं बदले जाते ना, अटल जी कहा करते थे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत लंबा जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ये है आपका प्रॉपर बांग्लादेश, ठीक है, प्रॉपर बांग्लादेश। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, चारों ओर से तो अपना घिरा हुआ है। अब दोनों के बीच में जमीन का एक विवाद था, और जमीन का विवाद सुलझाया गया 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। तो ये संविधान संशोधन 2015 में हुआ, कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिका में एक अमेंडमेंट हुआ, अमेरिका में माफी चाहूंगा, भारत के अंदर संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम 100वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद था, इसको क्या किया गया? भूमि विवाद को समाप्त कर दिया गया। भूमि विवाद को क्या कर दिया गया? भूमि विवाद को समाप्त कर दिया गया। समझ में बात आपको आ रही है? भूमि विवाद समाप्त हो गया किसके तहत? तो आप कहेंगे भूमि विवाद समाप्त हुआ आपका 2015 में 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या आपको इतनी बात समझ में आपको आ रही है? बिल्कुल, चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं बच्चे। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपको ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको बच्चे दिखाई दे रहा है ना, ये पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जिसका निर्माण इशोरडी पाबना में किया जा रहा है, और रूस इसका सहायक है, रूस की सहायता से निर्माण किया जा रहा है। तो मैं करा क्यों रहा हूं? इसमें भारत भी रूस की ओर से या ऐसे ही सामान्य रूप से एक सहभागी रूप में काम कर सकता है, भारत खुल करके निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है। जो आपके परमाणु न्यूक्लियर या न्यूक्लियर पावर प्लांट संबंधित जो एजेंसी वियना में है, मैं देखिए नाम स्किप कर रहा हूं मैं, तो वो आपका उसके तहत भारत उसका सदस्य नहीं है जो इस तरीके के प्लांट स्थापित कर पाए। तो रूस इसकी स्थापना कर रहा है। अब रूस स्थापित कर रहा है तो मदद तो हम कर सकते हैं ना, तो मदद कर रहा है बच्चे, ध्यान रखना। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल में ही, अब माफी चाहूंगा बांग्लादेश के भीतर ही, ये बात ध्यान रखना। डन? समझ में आपको आ रही है? अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इस बात को लेकर के। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है B-21 नामक बमवर्षक विमान, B-21 नामक बमवर्षक जो विमान है वो किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए एक बात ध्यान रखना, अभी चंद दिनों पहले चर्चा में रहा था व्हाइट स्वान। व्हाइट स्वान भी एक बमवर्षक विमान था, लेकिन ये किसका था? तो ये बमवर्षक विमान था रूस का। किसका बच्चे था? ये था रूस का। और अभी ये रूस का तो नहीं है बच्चे, हालांकि विकल्प में आपको दे रखा है, लेकिन रूस का तो नहीं है। उसका नाम क्या था? व्हाइट स्वान। व्हाइट स्वान किसका था? तो व्हाइट स्वान था रशिया का। अभी किसका है आपको बताना, जापान, भारत, रूस या अमेरिका। तो जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये बमवर्षक विमान किसी और का नहीं है, अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बहुत तगड़े हैं। भारत अमेरिका से चिनूक चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये भी वहीं से लिया हुआ है। इसके अलावा अपाचे गार्जियन है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे गार्जियन है, अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है। ये सारी व्यवस्थाएं C-17 ग्लोब मास्टर हो जाए, या प्रीडेटर ड्रोन हो जाएं, या प्रीडेटर ड्रोन हो जाएं। इन सब की खरीद भारत के द्वारा कहां से किया गया है? सबकी खरीद भारत ने कहां से करा बच्चे? अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है आपको बातें? ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है, अच्छे तरीके से कर लेनी, क्योंकि दोनों ही जितने भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं सारा डेटा, ये सारा डेटा आपका अमेरिका से हमने रक्षा निर्यात के मामले में प्राप्त किया है, ठीक है। अगर मैं रूस के बारे में बात करूं तो आप एक बात जानते हो, रूस से अभी हमने AK-47 का उन्नत संस्करण है AK-203, इसका एक 7 लाख असॉल्ट राइफल के लिए अनुबंध किया, और इसके लिए कारखाना भी स्थापित किया गया है अमेठी के अंदर। और भारत और रूस की सहायता से एक और चीज निर्मित करी गई, ब्रह्मोस। तो जो ब्रह्मोस है बच्चे, ये इसका विनिर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका कारखाना स्थापित किया गया लखनऊ में। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको करंट अफेयर में, लेकिन अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो आप बेहतर ढंग से कर लीजिएगा, बेहतर ढंग से आपका हो जाएगा। इसकी और बड़ी पिक्चर देखना चाहें तो ये है आपका, ये जहाज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बमवर्षक विमान। कैसा है ये? यही आपका बमवर्षक विमान जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। गौर से इसको देख लीजिएगा एक बार। हालांकि ये ऐसे बंद ताबूत जैसे व्यवस्थाओं में इसकी फोटो खींची गई है, लेकिन बहुत विध्वंसक विमान है ये आपका, जो बमवर्षा करने में सक्षम है। जाहिर सी बात है, बमवर्षा करने में सक्षम है तो बहुत ही कहीं ना कहीं शक्तिशाली रहा होगा, है ना।
चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। तो ये भारत और संबंधों की अगर हम बात करें मोटी मोटी, तो ध्यान रखना वर्तमान में व्यापारिक संबंध बहुत आगे हैं हमारे, व्यापारिक संबंध बहुत आगे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बन गया है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कोई और नहीं है बच्चे। व्यापारिक संबंध सबसे अच्छे किसके साथ हैं? ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा भारत का कौन सा है? तो आप कह सकते हो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कोई और नहीं है, अमेरिका ही है ट्रेड पार्टनर। सबसे ज्यादा व्यापार हम यहीं से करते हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है। इसके अलावा भारत अमेरिका और कहाँ कहाँ साथ स्टैंड खड़े दिखाई देते हैं? तो एक संगठन है क्वाड का, मैंने कई बार पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ आपको। क्वाड एक ऐसा संगठन, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साथ ही साथ में आपका यूएसए आता है। अब ये आता है तो ऐसा क्यों है, क्या है क्वाड, है क्या, सारी बातें हम समझेंगे। क्वाड एक प्रकार का संगठन है जिसकी स्थापना करी गई थी 2007 में। 10 साल तक ये संगठन सोता रहा और 2017 से ये एक्टिव हो गया है। यही 4 देश इसके सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। अगर गौर करोगे तो ये दिखाई देगा आपको प्रशांत महासागर। क्या दिखाई देगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में अचानक कभी ना कभी दादागिरी ठोकने का काम जो करता था वो करता था आपका यहाँ पर ये देश है चाइना, ठीक। तो चाइना का वर्चस्व को कम किया जा सके इसीलिए क्वाड की स्थापना करी गई थी। मूल बात तो यही थी क्वाड की स्थापना की, कि क्वाड स्थापित हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा स्थापित होने की प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर दादागिरी किसी तरीके से चाइना की कम हो जाएगी। तो क्वाड की स्थापना करी गई। क्वाड क्या करता है? क्वाड देशों का एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार, जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय में हुआ करता था। मालाबार 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में अब की बार किया जा रहा है। 2023 में कहाँ हो रहा है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में सर इसका आयोजन किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड जो समिट हुई है, क्वाड समिट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? तो 2023 में जो समिट का आयोजन किया गया, वैसे मिला तो ऑस्ट्रेलिया को ही था, लेकिन इसने मना कर दिया, कहा हम नहीं करा पाएंगे। तो ये समिट आपकी कहाँ हो रही है? जापान में। भारत से सवाल इसलिए आ जाएंगे कि 2024 की क्वाड सम्मेलन कहाँ होगा? तो आप कहोगे 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन बच्चे भारत में कराया जाएगा। ये सारे सवाल आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे, पेपर में आने वाले सवाल है, तो इनको हम बदल नहीं सकते सवालों को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपको समझ में आएगा कि जो क्वाड है इसके बारे में इसका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्या कि क्वाड्रेटिकल सिक्योरिटी डायलॉग, इसे क्वाड कहते हैं। तो ये प्रॉपर अलग अलग समय पर हुआ करता है, महाशक्तियां 4 इसमें आती हैं। इसके अलावा एक संगठन और है जो बहुत जवाबदेह है, क्या? I2 और U2। क्या है I2U2? उसके बारे में पहले एक बार नजर भर के देख लीजिएगा। I2U2, I2U2 बच्चे क्या है? तो I2U2 में जैसा नाम है I2U2, I2 मतलब ये है कि इसमें 2 देश आई से शुरू होते हैं। उसमें एक तो आपका है इंडिया अर्थात भारत, और एक है आपका इजराइल। तो आप अगर देखेंगे तो ये 2 आई हो गई और 2 यू हैं, यूएई और यूएसए। तो 2 यू हो गए। अब ऐसे संगठन को नाम दिया गया I2U2। कभी पूछे कि I2U2 के कौन सदस्य देश हैं, कौन कौन नहीं है? तो ये 2 आई हैं, इंडिया और इजराइल, और इधर यूएई और यूएसए। तो ये संगठन किसका है? भारत और अन्य, भारत सहित 3 अन्य लोगों का, नहीं कुल 4 लोगों का ये भी एक संगठन है जो पेपर में खूब बखूबी पूछा जाता है और बखूबी ढंग से आप पेपर का उत्तर भी खूब करते हैं। तो I2U2 भी आपका समझ में आपको आ गया होगा। डन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश के द्वारा नए द्वीप के सामने आने की बात करी गई है? तो आप एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये एक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बच्चे मामला यहाँ पर ये आ गया कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण यहाँ पर एक नया द्वीप सामने आ गया है। नया द्वीप सामने आ गया है। अब ये नया द्वीप आया कहाँ है? तो ये नया द्वीप भैया आया, खुशी की बात हो गई, जापान के लिए, क्योंकि अचानक से जमीन हिस्सा बढ़ गया ना, तो जापान ऐसा हो गया। जापान स्वयं अलग अलग द्वीप समूहों पर स्थित है। कौन कौन से द्वीप हैं? तो आप जानते हो इसके बारे में, कहते हो होन्सु द्वीप, शिकोकू द्वीप, शिकोकू द्वीप, क्यूशु द्वीप, क्यूशु द्वीप और होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप, ठीक। बात समझ में आपको आ जाएगी। तो ये सारी बातें आपको बेहतर ढंग से, ये द्वीपों पर समूह है जापान में, जहां पर मुख्य रूप से जापान आपका स्थित है। अब जापान के साथ में कई बहुत सारे विवाद आपके प्रॉपर चला करते हैं। कौन कौन से विवाद हैं आप इनको देख लीजिएगा। तो जापान वर्ड्स निवेस्ट आइसलैंड, गेट्स वर्ड्स निवेस्ट आइलैंड, ये बना निर्माण हो रहा है, उसके बारे में पिक्चर यहाँ पर दिखाएगी, कैसे बन रहा है उसके बारे में यहाँ पर पिक्चर एक संलग्न करी गई है, बेहतर ढंग से आप समझें इसीलिए बात बताई गई यहाँ पर है पिक्चर लगा करके। अब आप ये देखिएगा, एक पिक्चर को आप देखिएगा, ये यहाँ आपको दिखाई देगा, ये एक प्रॉपर ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के काम फंक्शन क्या क्या रहते हैं तो आपको दिखाई देगा। नीचे जमा हुआ ये है मैग्मा, क्या है? नीचे जमा हुआ ये हिस्सा आपको दिखाई देगा बच्चे मैग्मा का। धीरे धीरे ये मेन वेंट के आधार पर ये ऊपर जाता है, लावा ये जब पूरा जाता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रेटर,
ठीक है। और क्रेटर के साथ ही साथ आपको ये दिखाई देगा किस तरीके से अलग अलग लावा ऊपर गया। तो ये ऐश, ऐश का मतलब होता है राख बच्चे, करीब करीब 3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक कई बार दिखाई देती है, और ये लावा बाहर निकल करके आ जाता है। लावा जब बाहर निकल करके आता है तो लावा अंत में किसका निर्माण करता है बच्चे? काली मिट्टी का निर्माण करता है। कहते हैं काली मिट्टी का जो निर्माण आधार है वो इसी से ही होता है। इनमें लेड की माफी चाहूंगा, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए लावा में बहुत ज़्यादा प्रचुरता से किसकी मात्रा पाई जाती है? तो आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, डन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आप कुछ विवाद हैं जो लगातार लगातार चला करते हैं। जैसे एक द्वीप विवाद है आपका सेनकाकू द्वीप विवाद। कभी पेपर में आपसे पूछ ले कि बताइए सेनकाकू नाम का जो द्वीप विवाद है वो किसके किसके बीच में है, तो आप कहेंगे सर सेनकाकू द्वीप विवाद पढ़ा तो हमने है, लेकिन किसके किसके बीच में ये याद नहीं आ रहा। तो आप याद करिए, क्या चीन के बीच में है? चीन के बीच में और जापान के बीच में है। तो चीन और जापान के बीच में कौन सा द्वीप विवाद है? तो आप कहोगे सर चीन और जापान के बीच में कोई और द्वीप विवाद नहीं है, यदि आपका सेनकाकू द्वीप विवाद है। दिखाई दे रहा है ये जापान और ये प्रॉपर ये हिस्सा, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर स्थित है आपका सेनकाकू। इसके अलावा एक और द्वीप विवाद है रूस के बीच में, ठीक है, रूस के बीच में और किसके? जापान के बीच में। कौन सा द्वीप विवाद है? तो वो द्वीप कोई विवाद और नहीं, कुरील द्वीप विवाद है। बहुत पेपर में अभी स्टेट पीसीएस ने इस प्रकार का सवाल पूछा था कि कुरील द्वीप विवाद, कुरील द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में बच्चे? कई बार हम ऐसे भी होते हैं सवाल कि हम हमें याद आते तो हैं, लेकिन कई बार हमने ज्यादा द्वीप पढ़ रखे होते हैं तो दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे समय में दिक्कतें ना आए, बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन को कर पाए, तो इसीलिए इस तरीके के सवाल आपसे कराए गए हैं, आप बेहतर कर पाए, बेहतर कंटेंट आपके पास मुहैया हो पाए। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा कुरील द्वीप क्या है, किसके बीच में विवादित है, क्या क्या बातें हैं, सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। डन, चलिए, वेरी गुड बच्चे। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, सोमालिया, केन्या और इथोपिया में बाढ़ से 3 लाख लोग, 3 लाख लोग सोमालिया में है, केन्या में है और इथोपिया में बाढ़ आई और 3 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। बड़ी बात है ना 3 लाख लोग विस्थापित हो जाना। 3 लाख लोगों का विस्थापन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये विस्थापित हुए, इनका संबंध पूछा है, कहां पर ये देश है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो आपको बखूबी इस बारे में पता है कि ये सबके सब कहाँ है बच्चे? अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है। तो ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ये आपको सींग जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, ये सींग जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना आपको दिखाई देगी, ये आपका क्या है? आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है। क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका का सींग कहा जाता है। खैर हम बात पहले अफ्रीका के बारे में कर लें। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। इसे हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हो इसे? अंध महाद्वीप। और इसके अलावा अंध महाद्वीप के अलावा एक और नाम इसको दिया गया है, क्या? भविष्य का महाद्वीप। तो कभी पूछ लिया जाए कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आप कहते हो भविष्य का महाद्वीप भी इसे ही कहा जाता है। मानव सभ्यता का पालना, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास माना जाता है यहीं पर हुआ। मानव सभ्यता का, सिविलाइजेशन का पालना किसे कहा जाता है? तब भी आप इसे ही कहते हो। मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को ही कहा जाता है। ये तीनों नाम अफ्रीका की अपने आप में उपलब्धि हैं। अंध महाद्वीप हो जाए या मानव सभ्यता के पालना के बारे में कह दिया जाए या आपसे कह दिया जाए भविष्य का महाद्वीप, तो तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अफ्रीका के बारे में इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आप ये भी कहेंगे कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कोई और नहीं है, वो यही है महाद्वीप। तो आप क्या कहोगे? सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप भी आपका यही है। कौन सा है? तो आप कहते हो बच्चे अफ्रीका। ये बातें अफ्रीका की मूल बातें, आप ज्यादा बातें इनमें नहीं करनी है, मूल बातें बच्चे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एक संरचना जिसके बारे में हमने बात करी, क्या कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका? कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हैं? ये भी बात आपसे पेपर में कई बार, लगभग कई बार पूछ ली जाती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आप ध्यान रखना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अलग अलग देश आते हैं, जिनमें से कौन कौन से देश हैं उल्लेखनीय है, आप देखिएगा। इनमें से एक देश आता है आपका इरिट्रिया आता है, एक आपका जिबूती आता है, इसके अलावा एक सोमालिया आता है और एक आता है इथोपिया। ये 4 देशों को, कुल 4 लोगों को, क्या कुल 4 देशों को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सदस्य कहा जाता है। यानी कि अफ्रीका में जो सींग नुमा आकृति है, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। अगर इसके पूर्व का हिस्सा देखोगे तो ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा है और ये प्रॉपर आपका आने वाली स्वेज ऑफ कैनाल से ये प्रॉपर आपका कनेक्ट होता है ऊपर के भाग से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात में। अब जरूरी बात यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या कि अफ्रीका के भीतर एक ये पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो प्रायद्वीप बालक है, ये प्रायद्वीप इतना लंबा है कि पूरे अफ्रीका में जो सबसे लंबा प्रायद्वीप अगर देखा जाता है, सबसे लंबा प्रायद्वीप कहा जाए कि अफ्रीका का
सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आप कहोगे कि अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कोई और नहीं है, ये आपका सोमालियन प्रायद्वीप है। कौन सा है? सोमालियन प्रायद्वीप है। सोमालियन प्रायद्वीप जो है आपका सबसे बड़ा है। सोमालियन प्रायद्वीप आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका समझ लिया, सबसे बड़ा प्रायद्वीप समझ लिया, दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है, किस राज्य द्वारा अबुआ वीर दिशोम, अबुआ वीर दिशोम नाम की अभियान राज्य को शुरू किया गया है? तो किस राज्य ने शुरू किया? यहाँ देखिए, वहां पर भी हमारे टाइपिंग महोदय ने विकल्प नाम की कोई चीज नहीं दे रखी है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें। उत्तर इसमें बच्चे ये तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देश दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया राज्य, है ना, आपसे तो पूछे गए हैं राज्य, तो आपको यहाँ पर तो देश दे रखे हैं, तो इनको आप सुधार कर लीजिएगा। कैसे सुधार करेंगे, गौर करिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम राज्य और लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं कि मेघालय लिख लिया हमने, झारखंड लिख दिया हमने, छत्तीसगढ़ लिख दिया हमने, मध्य प्रदेश लिख दिया। अब आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बताइए, चार विकल्प आपके सामने उल्लेखनीय है, अब आप बता दीजिए जल्दी से क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका जवाब? चलिए बढ़िया, ध्यान रखना इस बारे में। आपको यहाँ पर जो मुख्यमंत्री महोदय दिखा दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको हेमंत सोरेन। कौन दिखाई दे रहे हैं? हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन जिन बच्चों को पता है अच्छे तरीके से कि ये झारखंड राज्य के हैं, कहाँ के हैं बच्चे? झारखंड राज्य के हैं। कौन है? मुख्यमंत्री महोदय हैं। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? हमारे पास जवाब तो यहाँ पे लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है? झारखंड। तो हमारा मतलब उत्तर भी आ गया हमारा, झारखंड। कोई समस्या ही नहीं हमारे सामने आने वाली है। अब एक बात ध्यान रखना, क्या इसके अलावा क्या ध्यान रखना, अब जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज में बदलाव किए जाएंगे, है ना, किसी ना किसी चीज में आपके बदलाव किए जाएंगे। तो क्या बदलाव रहेंगे हम आपकी बात बताते हैं आपको, देखिए जल्दी से। देखिए समझिएगा इस बात को लेकर के, क्या बदलाव कहां करने हैं। तो इसके लिए बदलाव किया जाएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, एक अधिनियम है फॉरेस्ट राइट एक्ट। कौन सा अधिनियम बच्चे? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बदलाव किया जाएगा, और इसी बदलाव के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या कुछ बदलाव करे जाने हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आपने योजना तो बता दी, योजना का मतलब क्या है, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो देखो ध्यान रखना, दुनिया में या भारत के अंदर की बात करें, हम भारत में ही बात कर लेते हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी आबादी रहती है जो वन क्षेत्र में रहती है। अब वन क्षेत्र में यार रहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उनके आवास वहां पर नहीं हो सकते हैं। वन क्षेत्र में जिनके आवास हैं उनके आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इसके लिए योजना चलाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि वन क्षेत्र में आवास अगर दिए गए हैं तो उनके सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड किए जाए, तो उसके लिए संविधान संशोधन लाया, संविधान में नहीं, माफी चाहूंगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में अमेंडमेंट किया जाएगा, बदलाव किए जाएंगे, और बदलाव के बाद व्यवस्थाएं और बेहतर करी जाएंगी। ठीक है, और बेहतर करी जाएंगी। समझ में आपको बातें आ रही हैं? चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं इसके विषय वस्तु के अलावा। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की, और सवाल क्या है कि एशिया और प्रशांत के लिए, एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सत्र या 33वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आपको जवाब आपके सामने दे रखे हैं, टोक्यो में, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, या नई दिल्ली में। जब तक आप इस बात का उत्तर दें तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जिससे आपको ज्यादा बेहतर और एनर्जेटिक मूड से मैं पढ़ा पाऊं, राइट।
चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। सवाल क्या दे रखा है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहां बुलाया गया? तो इसका सम्मेलन कहीं और नहीं बुलाया गया बच्चे, दिल्ली में ही बुलाया गया था। ठीक है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इस प्रकार का जो आपका ऑफिस हुआ है 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। लिखा है 13 से 16 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है, यानी कि अभी इसी सप्ताह में इसका आयोजन किया गया, इसलिए सवाल आपके लिए लाया गया है। समझ में आपको आ गया बच्चे? अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है दुबई एयर शो। दुबई एयर शो में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? दुबई एयर शो जिस नाम ही से क्लियर है कि दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। दुबई का इसका थीम क्या है? ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज है, या एरोस्पेस नवाचार है, या पर्यावरणीय स्थिरता है, या फिर बायोडाइवर्सिटी है? आपको इसके जवाब देना है। आपको बता दूं ये इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, दुबई अपने अन्य कामों के कारण भी चर्चा में रहता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज का जो निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया बच्चे यहीं पर ही। इसके अलावा मैंने आपको बताया होगा कि दुबई में फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना करी गई है। क्या करी गई है? फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना कहाँ करी गई? तो मैंने आपको बता रखा है बच्चे कि फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना कहीं और नहीं करी गई है, वो बच्चे दुबई में ही करी गई थी। इतनी बात समझ में आपको आ रही है? अब रही बात इसकी थीम की, तो आप कहोगे सर कि एरोस्पेस नवाचार इसकी क्या है? इसकी थीम है एरोस्पेस इनोवेशन, ये प्रॉपर इसकी थीम है, ये ध्यान रखना। अब मुझे एरोस्पेस से एक बात याद आई कि जब आप ये क्लास देख रहे हैं, यानी कि जिस दिन आप क्लास ये देख रहे हैं, यानी कि आज रविवार के दिन, रविवार आज देख रहे हैं क्लास, रविवार के दिन जो ये क्लास आप देख पा रहे हो, आज ही आपका विश्व कप भी का फाइनल भी है ना फाइनल? तो उम्मीद है आप सब लोग एकदम चीयर कर रहे होंगे अच्छे तरीके से टीम इंडिया को जिताने के लिए। अच्छे तरीके से आप कामना कर रहे होंगे कि भगवान आज किस तरीके से आपका ये तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया में आ जाए, है ना? कपिल देव की कप्तानी के बाद, धोनी की कप्तानी के बाद आप कामना कर रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में भी ये आ जाए। तो उम्मीद हम सबकी भी है, हमारी तरफ से भी आकांक्षाएं हैं, और बहुत सारा भगवान से इस बात का दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी से टीम इंडिया को जीत मिल जाए आज के दिन। अब जरूरी बात यह है कि आज इसका जो फाइनल किया जाएगा वो कहां किया जाएगा? अहमदाबाद के भीतर किया जाएगा। अहमदाबाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, और यहां पर वायुसेना के द्वारा भी एक ऐसा ही प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वो एक ड्रोन प्रदर्शनी होगी जो कि भारतीय वायुसेना करने वाली है उसके शुरुआत समारोह के ठीक पहले। तो वो भी देखिएगा आप लोग, अगर समय लगे तो बहुत बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से इसका आयोजन भी किया जाएगा। चलिए, आपको उत्तर मैंने दे दिया है, उत्तर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि होली अयोध्या नाम का मोबाइल ऐप किस मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कौन से राज्य के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने होली अयोध्या नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए, अयोध्या का नाम आया और हम जाने ना, अयोध्या में अभी हाल ही में 22.23 अयोध्या शहर में, भगवान राम की नगरी अयोध्या शहर के अंदर 22.23 लाख दीपक जला करके कीर्तिमान बनाया गया। दीप जला करके क्या बनाया गया? रिकॉर्ड बनाया गया, दीपों का रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये आपका इसका सही उत्तर आप सबके कमेंट बॉक्स में एकदम दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, योगी आदित्यनाथ ने। किसने? योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया कि लोग साक्षी बन पाए इतने बड़े, बहुत बड़े त्योहार का, साक्षी बन पाए लोग दीपोत्सव का, और साक्षी बन करके आप भी अपनी सेल्फीज, अपनी फोटोज पर अपलोड कर सकते थे। इसके लिए होली अयोध्या मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। अयोध्या के बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर आपका होने वाला यही है। यूपी का पहला सौर शहर आपका कौन बनेगा? तो आपको मैं बता दूं, सौर शहर कोई और नहीं बनेगा, वो अयोध्या ही बनेगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए भारत का पहला सौर शहर कौन था, तो आप कहोगे भारत का पहला सोलर शहर था मध्य प्रदेश का सांची। वही सांची, जैसे सांची स्तूप के बारे में आप पढ़ते हो, अशोका के बारे में आप जानते हो, वही सांची की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी सांची में इसकी स्थापना करी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। और अयोध्या के अंदर अभी हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी बहती है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी में क्या चलाया गया था? सरयू नदी पर एक सेवा चलाई गई थी, इसको कहते हैं हम जटायु क्रूज सेवा। कभी पूछ ले आपसे कि बताइए जटायु रिवर क्रूज सेवा कहां संचालित करी गई, तो आप कहोगे जटायु रिवर क्रूज सेवा का सर संचालन कहीं और नहीं किया गया है। ये सेवा आपकी कहां संचालित करी गई? ये संचालित आपकी करी गई है अयोध्या के भीतर। कहां करी गई है? अयोध्या के भीतर। क्या नाम है? जटायु रिवर क्रूज सेवा। समझ में आपको आ गया है? समझ में आ जाएगा, बेहतर कर लेंगे, बेहतर तरीके से। एक तरीके से दीपावली के ठीक एक दिन पहले त्योहार के रूप में से मनाया गया, जब हम छोटी दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? सवाल कितना प्यारा सा पूछ रखा है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। आपको इसका जवाब देना है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, बताइए कब मनाया गया है? 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 15 नवंबर को, 18 नवंबर को। ठीक है, कहते हैं ना कि दया एक मानव का गुण है, और मैं बार बार कहता हूं कि दया होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर दया है पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए, तब तक ही आप मानुष हैं। अन्यथा आप भी जानवरों की तरीके से बिहेवियर करेंगे आप, तो आपके अंदर दया भाव होने बहुत जरूरी है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 15 नवंबर को या 18 नवंबर को? इसका आपको जवाब देना है बच्चे। तो आप ये कह देंगे कि सर इसे मनाने की जो कोई तिथि है वो तिथि है आपका 13 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को इसे मनाया जाता है। 15 नवंबर को दो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मैं दोनों दिनों के बारे में आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लो कॉपी पेन उठा करके। क्या कि 15 नवंबर को एक तो आपका जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। अब जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? मन में तो सवाल यह भी होगा। तो जनजातीय गौरव दिवस बच्चा मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा वही जिन्हें धरती आबा के नाम से जानते हो। किसे? धरती आबा के नाम से। इनका उपनाम क्या है? तो आप कहते हो इनका नाम सर हमने पढ़ा है धरती आबा, इनका उपनाम है। क्या है? धरती आबा के नाम से इन्हें जानते हो। क्या नाम दिया गया इन्हें? धरती आबा के नाम से जानते हो। पेपर में बच्चे बहुत पूछा जाता धरती आबा किसका नाम है? तो आप कहते हो बिरसा मुंडा का ही नाम है। अब बिरसा मुंडा ने वर्ष 1895 से लेकर के वर्ष 1900 तक एक मूवमेंट चलाया था, जिस मूवमेंट का नाम बच्चे क्या है? इस मूवमेंट का नाम है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह को एक और नाम बच्चे दिया जाता है, जिस नाम है उलगुलान विद्रोह। कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा कि उलगुलान विद्रोह कौन है, तो आप कहोगे उलगुलान विद्रोह भी इसी को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह। जमींदारों के खिलाफ लड़ा गया विद्रोह था, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से बहुत मशहूर रहा। बिरसा मुंडा का जब निधन हो गया तो इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? ताना भगत के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ताना भगत के बारे में आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ले या ऐसे सामान्य पूछ ले, तो दोनों बातें आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे और दोनों बातें बेहतर कर पाएंगे। और 15 नवंबर को एक राज्य का स्थापना दिवस होता है, इन्हीं की जयंती पर, झारखंड राज्य का। क्योंकि झारखंड में एक जनपद पड़ता है बेटे खूंटी। ठीक है, खूंटी जनपद में ही इनका जन्म हुआ था। इसका? बिरसा मुंडा का। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में एक राज्य के रूप में सामने आया। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 15 नवंबर सन 2000 को। और जरूरी बात, यह किससे अलग किया गया था? तो बिहार राज्य से। बिहार राज्य से अलग किया गया था। बिहार राज्य से इसे क्या किया गया था? पृथक किया गया था। डन। बिहार राज्य से पृथक किया गया था। यह बहुत जरूरी बात आपके लिए रहने की वाली है। आगे बात करते हैं। एपीडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को केले की पहली खेप निर्यात करने का निर्णय बच्चे लिया हुआ है, या केले की पहली परीक्षण वाली खेप का निर्यात किया गया है, प्रदान की जाएगी? एपीडा के बारे में बात बताना है आपको। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो आपका है ईटेबल, तो उसके संबंध में आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मालदीव को भेजा है, या सऊदी अरब को भेजा है, या भेजा है नीदरलैंड को, या भेजा है न्यूयॉर्क को? बताना आपको ये रहेगा। तो आपको ये सवाल पढ़ाया हुआ है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। ये वीक के वो चुनिंदा सवाल हैं जो आपको पेपर में कराए गए, तो आपका उत्तर आ जाएगा बच्चे नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये भी ध्यान रखना, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। और यही नीदरलैंड में ही एक शहर है दाहेग। दाहेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। दाहेग में क्या है बच्चे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बेझिझक बता दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सर हमने पढ़ रखा है दाहेग में है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूछ ले तब भी आप यही करिएगा, क्योंकि पुतिन के खिलाफ उसने गैर जमानती वारंट जारी किया था। याद है आपको? गैर जमानती वारंट जारी किया था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था, बहुत जरूरी सवाल था। सारी बातें बहुत जरूरी हैं, अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या रहेगा? क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। ठीक, बढ़िया। देखिए सवाल एक पूछ रखा है हमसे कि हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया सा विषय दे रखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम देकर के इसे मना रहा है। कौन? यूएई मनाएगा, नेपाल मनाएगा, श्रीलंका मना रहा है, या भूटान मना रहा है? आपको बताना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी दीपावली को कौन मना रहा है, आपको जवाब इसका देना है। तो बच्चे एक बात का ख्याल रखिएगा, सवाल बहुत प्यारा है, दिमाग आपको लगा के सवाल का जवाब देना है। तो आप ये कहेंगे सर इसका जो ठीक ठाक जवाब आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे? यूएई। यूएई इसका एकदम सटीक और बढ़िया सा जवाब होगा, और यही इसका जवाब भी आ जाएगा। यूएई की राजधानी आप जानते हैं
यूएई की राजधानी कोई और नहीं है, यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी। और दुनिया का पहला पेपरलेस नेशन होने की खिताब भी यूएई के पास में ही है, ध्यान रखना। आबू धाबी यहाँ की राजधानी है। श्रीलंका चर्चा में रहा। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में, मैंने आपको बताया ये सवाल है कि त्रिंकोमाली में अभी हाल ही में एसबीआई की नई शाखा खोली गई थी, इसलिए चर्चा में रहा था। एसबीआई की शाखा खोली गई है नई, ठीक है। और इसके अलावा श्रीलंका और चर्चा में क्यों रहा था बच्चे? श्रीलंका को 150 मिलियन डॉलर का भी ऋण किसने दिया हुआ है वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसी इसी क्लास में मैंने कराया है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। पहले सवाल हम लोग कर चुके हैं। भूटान के नरेश हैं जिम्मे खेसर नामंग्याल। जिम्मे खेसर नामंग्याल। जिम्मे खेसर नामंग्याल जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया हुआ बच्चे? जिम्मे खेसर नामंग्याल ये अभी यहाँ के राजा हैं और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ अभी हाल ही में आए हुए थे, ध्यान रखना इस बात को। जिम्मे खेसर नामंग्याल यहाँ के राजा हैं और ये अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। नाम बहुत थोड़ा सा अजीब है, बट ये करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है, एज इट इज पूछा जाता है, दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने क्या रहने वाला है? अगला सवाल हमारे सामने है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? ड्रोन को संचालन करने के लिए कैसे प्रॉपर एक सिक्योरिटी व्यवस्था रहे, उसके लिए मंजूरी किसने दी है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, या फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा? जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सटीक और सही जवाब? फटाफट बताइएगा। डन, बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री हमारे कौन? मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे क्या किया गया है? मंजूरी दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, ये ध्यान रखना। यूपी की राज्यपाल महोदय अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल। लंबे समय से है इस समय आनंदीबेन पटेल। गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखेंगे आप? बिल्कुल याद भी रखना, चूंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप भूल जाएं। करना है आपको, याद करना पड़ेगा बच्चे, है ना। मेहनत से करिएगा तो याद करके आप रखिएगा, चूंकि सवाल पेपर में तय है आएगा, इससे कोई बदलने वाले सवालों में से नहीं है इसमें से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी, क्या नाम है ब्रांड का नाम? ब्रियोनी ने अभी हाल ही में भारत में या भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? अमेरिका का है ये ब्रांड, जापान का है, इटली का है, या श्रीलंका का है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रियोनी जो है बच्चे वो कहाँ का है? वो इटली का ब्रांड है। कहाँ का ब्रांड है? इटली का ब्रांड है, जो भारत में आ चुका है, ठीक है। एक ऐसा ब्रांड है ब्रियोनी जो कि एक प्रॉपर तरीके से लग्जरी ब्रांड के रूप में जाना जाता है। बहुत कीमती ब्रांड है, इसके जो उत्पाद हैं वो बहुत महंगे हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डन। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या रहने वाला है? देखिए सवाल हमारे सामने, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना ने बोंगो सागर 2023 नाम का युद्धाभ्यास किया? मैंने अभी आपको चंद मिनट पहले ही समझाया था, क्या कि इससे पहले अभी आपको याद दिलाया था मैंने, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, बांग्लादेश में। हालांकि मैं आपको कुछ नया सवाल बता दे रहा हूं। दोनों देशों के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, और कौन सी? बंधन मैत्री एक्सप्रेस। एक और एक्सप्रेस लिख लीजिएगा, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। तीनों एक्सप्रेस का संचालन दोनों देशों के बीच में होता है। कई बार पेपर में आपसे पूछा था कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो दोनों देशों के बीच में संचालित होती हैं, आप बता पाएं। हमारी इच्छा यही रहती है कि आप अच्छे तरीके से सवाल को जवाब दे पाएं। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर स्मार्ट किड मेघालय अभियान की शुरुआत करी है? तो नाम से ही हमें पता चल गया कि भैया क्या सवाल पूछ रखा है, ठीक है। मेघालय अभियान की शुरुआत करी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा भैया मेघालय, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है कॉनराड के संगमा, इन्होंने बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये सारी बातें आपसे मैंने डिस्कस करी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कक्षा के रूप में डिस्कस करी हैं। मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको क्लास समझ में आई है, ऊर्जा के साथ आपने पढ़ा है, मैंने पूरी ऊर्जा के साथ आपको क्लास कवर कराई है, आपको अच्छी क्लास लगी है, तो निश्चित रूप से अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्लास कैसी रही, क्या कुछ रही, क्या कुछ आपने नया सीखा, और क्या कुछ हमारे लिए फीडबैक रह सकता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो ये क्लास आपको इस ध्यान में रख के बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर कंटेंट हम आप तक परोस पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे पाएँ, बहुत बेहतर माध्यम दे पाएँ आपको पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो चलिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब उपस्थित रहे, आपने समय निकाला इस क्लास के लिए, महत्वपूर्ण कक्षा के लिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे के बीच, 7 से 8 पुनः 7 से 8 करंट अफेयर के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।